अयोध्या के राम मंदिर में कथित दान चोरी और वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त आदेश दिया है। मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में कहा है कि राम मंदिर के नाम पर किसी भी तरह की धोखाधड़ी, हेराफेरी या भ्रष्टाचार करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। अब सवाल उठता है कि आखिर पूरा मामला क्या है, जांच कहां तक पहुंची, SIT क्या पता लगाने की कोशिश कर रही है और इस मुद्दे पर राजनीति क्यों तेज हो गई है। जी हाँ, आपको बता दें अयोध्या का राम मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। देश और दुनिया से श्रद्धालु यहाँ पहुंचकर भगवान राम के दर्शन करते हैं और अपनी श्रद्धा के अनुसार दान भी करते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से मंदिर में आने वाले दान और उसकी गिनती को लेकर कई तरह के सवाल उठाए जा रहे थे। इन आरोपों के बीच कथित दान अनियमितताओं की खबर सामने आई, जिसके बाद ये मामला तेजी से सुर्खियों में आ गया। विपक्षी दलों ने इस मुद्दे को उठाया, वहीं राम मंदिर ट्रस्ट ने भी पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। तो वहीं अयोध्या के राम मंदिर में चोरी के मामले को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त रुख अपनाया है। सीएम योगी ने साफ शब्दों में सीधे चेतावनी देते हुए कहा है कि राम मंदिर के नाम पर धोखाधड़ी या हेराफेरी करने वाले किसी भी दोषी को नहीं बख्शा जाएगा। देखिए इस वीडियो में। लेकिन हम अयोध्या को बदनाम करने वाले, राम जन्मभूमि मंदिर को अपमानित करने वाले लोगों के बहकावे में कतई ना आए। ये लोग कभी नहीं चाहेंगे कि अयोध्या का नाम हो। ये कभी नहीं चाहेंगे कि अयोध्या सम्मान पाए, क्योंकि ये लोग स्वयं क्षमता विहीन थे, कर नहीं सकते थे। तब अयोध्या को बिजली नहीं मिलती थी, अयोध्या को इन्होंने बिजली नहीं दी, संकरी गलियों में बांध करके रख दिया था। आज दुष्प्रचार करके हमारी सप्तपुरियों में से पहली पुरी अयोध्या धाम को ये लोग अपमानित करते हैं, दुष्प्रचार करते हैं, अपमानित करते हैं। हम इनके बहकावे में कतई ना आए। इनका आचरण आपके सामने है। इन लोगों ने राम भक्तों पर गोलियां चलाई हैं, जय श्री राम बोलने पर लाठी भांजते थे, भगवान राम के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करते थे और हर प्रकार की बाधाएं खड़ी करके न्यायालय में अपने अधिवक्ता खड़े करके रोड़े अटकाने का काम करते थे। अयोध्या के राम मंदिर में कथित दान नियमितताओं को लेकर सियासत लगातार तेज होती जा रही है। इस बीच समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। शिवपाल यादव ने कहा है कि मंदिर में चोरी करने वाला सबसे बड़ा अधर्मी होता है। उनके इस बयान के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो। भगवान राम के मंदिर में भी चोरी हो जाए और चोरी करने वाले कौन है ये भी कतई है आप सब लोगों को। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। तो बताओ इनसे बड़ा अधर्मी कौन होगा जो भगवान राम की चोरी मंदिर से कर ले। तो इनसे बड़ा अधर्मी कोई नहीं हो सकता है। ये सब लोग अधर्मी हैं और कभी न कभी इतिहास में लिखा जाएगा। महीनों तक चली तनातनी सैन्य कार्यवाही और कूटनीतिक खींचतान के बाद अमेरिका और ईरान के बीच एक प्रारंभिक शांति समझौते का रास्ता खुलता दिखाई दे रहा है। लेकिन इस बीच ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामेनेई का पहला बड़ा बयान सामने आया है, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। मुज्तबा खामेनेई ने साफ कहा है कि ईरान ने समझौता अपनी शर्तों और अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर स्वीकार किया है। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर निशाना साधते हुए कहा है कि अमेरिका दबाव की राजनीति से ईरान को झुका नहीं सकता है। इस बीच ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामेनेई का पहला आधिकारिक रिएक्शन सामने आया। खामेनेई साहब ने कहा है कि उनकी इस समझौते को लेकर शुरुआत में अलग राय थी, लेकिन उन्होंने देश के हितों और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की सिफारिशों को देखते हुए इसे मंजूरी दी है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि ईरान किसी भी बाहरी दबाव के आगे नहीं झुकेगा। खामेनेई ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर निशाना साधते हुए कहा कि वॉशिंगटन को यह समझ लेना चाहिए कि ईरान की विदेश नीति धमकियों से तय नहीं होती। उन्होंने दावा किया है कि ईरान ने संघर्ष के दौरान अपने हितों की रक्षा की है और अब बातचीत की मेज पर भी वो सम्मानजनक समझौता चाहता है, न कि किसी एक तरफा शर्त को स्वीकार करना। दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका और ईरान दोनों इस समझौते को अपनी अपनी कूटनीतिक जीत बता रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ये समझौता क्षेत्र में स्थिरता लाने की दिशा में बड़ा कदम है। ट्रंप प्रशासन का दावा है कि इस डील से समुद्री व्यापार समान होगा और ऊर्जा बाजारों को राहत मिलेगी। तो वही ईरान का कहना है कि उसने अपने मूल हितों से समझौता किए बिना अमेरिका को बातचीत के लिए मजबूर किया है। विशेषज्ञों का मानना है कि दोनों देशों की घरेलू राजनीति भी इस समझौते के पीछे बड़ी वजह है। अमेरिका क्षेत्रीय तनाव कम करना चाहता है, जबकि ईरान आर्थिक प्रतिबंधों से राहत और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को फिर से पटरी पर लाना चाहता है। हालांकि समझौते के सामने अभी भी बड़ी चुनौतियां हैं।
सबसे बड़ा सवाल ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर है, जहां अमेरिका चाहता है कि ईरान यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम पर कड़े प्रतिबंध स्वीकार करे, जबकि ईरान का कहना है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है और वो अपने अधिकारों से पीछे नहीं हटेगा। इसके अलावा क्षेत्रीय सुरक्षा, प्रतिबंधों में राहत और इजराइल की चिंताओं जैसे बड़े मुद्दे भी आगे लंबी बातचीत में हो सकते हैं। यही वजह है कि विशेषज्ञ इस समझौते को अंतिम शांति समझौता नहीं बल्कि बातचीत का पहला बड़ा कदम मान रहे हैं। अफगानिस्तान से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। तालिबान सरकार ने अपने सदस्यों और सरकारी कर्मचारियों के लिए स्मार्टफोन के इस्तेमाल पर सख्त पाबंदी लगाने का फैसला किया है। इस फैसले के बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं। आखिर तालिबान ने ऐसा कदम क्यों उठाया? क्या ये प्रतिबंध पूरे देश में लागू होगा? क्या आम नागरिक भी इसकी जद में आएंगे? जी हाँ, आपको बता दें कि अफगानिस्तान में अगस्त 2021 में सत्ता में लौटने के बाद से तालिबान लगातार कई नए नियम लागू करता रहा है। महिलाओं की शिक्षा पर पाबंदी, मीडिया पर नियंत्रण और सार्वजनिक जीवन से जुड़े कई सख्त फैसलों के बाद अब स्मार्टफोन को लेकर नया आदेश चर्चा में है। हाल रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान प्रशासन ने अपने लड़ाकों, सुरक्षा बलों और सरकारी कर्मचारियों को स्मार्टफोन इस्तेमाल न करने के निर्देश दिए हैं। कई जगहों पर अधिकारियों को केवल साधारण फीचर फोन रखने की अनुमति दी गई है। तालिबान का कहना है कि यह फैसला राष्ट्रीय सुरक्षा और प्रशासनिक गोपनीयता को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। तालिबान के अधिकारियों का दावा है कि स्मार्टफोन और सोशल मीडिया ऐप्स के जरिए संवेदनशील सूचनाएं लीक होने का खतरा बढ़ गया है। उनका कहना है कि कई सरकारी कर्मचारी और सुरक्षा अधिकारी मोबाइल एप्लीकेशन और सोशल मीडिया का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल कर रहे थे, जिससे सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित हो रही थी। तालिबान का यह भी कहना है कि स्मार्टफोन के जरिए लोकेशन ट्रैकिंग, फोटो और वीडियो शेयरिंग तथा एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप्स का इस्तेमाल बढ़ने से सुरक्षा एजेंसियों के लिए चुनौती पैदा हो रही है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकारों का मानना है यह फैसला सिर्फ सुरक्षा से जुड़ा हुआ नहीं बल्कि सूचना के प्रवाह को नियंत्रण करने की कोशिश भी हो सकती है। दरअसल पिछले कुछ समय से अफगानिस्तान से कई ऐसी वीडियो और तस्वीर सामने आई थी जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई। इसमें विरोध प्रदर्शनों, सुरक्षा अभियानों और स्थानीय प्रशासन से जुड़े कई मुद्दों को दुनिया भर में देखा गया। विशेषज्ञों का कहना है कि तालिबान नहीं चाहता है कि सरकारी दफ्तरों और सुरक्षा संस्थानों की आंतरिक गतिविधियों की जानकारी आसानी से बाहर पहुंचे। इसी वजह से डिजिटल संचार पर नियंत्रण बढ़ाने की कोशिश और रणनीति अपनाई जा रही है। फिलहाल तालिबान का कहना है कि यह कदम राष्ट्रीय सुरक्षा और प्रशासनिक अनुशासन बनाए रखने के लिए उठाया गया है। तो वहीं आलोचकों का मानना है कि यह फैसला सूचना पर नियंत्रण बढ़ाने की कोशिश का हिस्सा है।